नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, आज हम सोशल साइंस बीएड के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग आज एमसीक्यूज की चर्चा करने वाले हैं। सोशल साइंस बीएड के लिए आपके सामने ये आपका सिलेबस आपके सामने है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, इन सब सारी चीज़ों में से आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज, जो 40+ एमसीक्यूज हम आपके लिए लेके आए हैं, आज हम एक एक करके उनके बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक, उसके पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे आप प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप पे एकदम सस्ते दामों में, मतलब कि सभी कोचिंग संस्थाओं से भी सबसे कम दामों में हमारे यहाँ तैयारी किया जा रहा है। जो अभी तक आपके पास ऑफर मूल्य में 1499 रुपये में हमारे कोर्स आप ले सकते हैं। कोर्स को लेने के लिए करना क्या होगा? कोर्स को लेने के लिए आपको जो है जाना होगा प्ले स्टोर पे। हमारा ऐप सीवीटी कॉन्सेप्ट के नाम से अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद हमारे कोर्स को आप परचेस कर लीजिए। कोर्स 1499 रुपये में मात्र अभी मिल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज पे आज थोड़ी चर्चा करेंगे। अच्छे से कुछ एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, हम उन पे थोड़ी सी डिटेल में बातें करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो जिस इकोनॉमिक्स के चैप्टर के बारे में समझने वाले हैं, वो हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स होने वाला है। क्या होने वाला है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग आज मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ चैप्टर के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। कौन से इकोनॉमिक्स के? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमारे जो है 3 जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं, उन पे हम लोग फोकस रहेंगे आज। और वो चैप्टर का नाम है हमारा गवर्नमेंट बजट। हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यूज को आज देखेंगे। गवर्नमेंट बजट पहला हो गया, गवर्नमेंट बजट। दूसरा हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट, FER। और तीसरा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। ये 3 जो हमारे मेन चैप्टर हैं, ये आपके एग्जाम के मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। इनसे क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जामों में, तो आपको थोड़ा सा इन पे फोकस रहना है। और इन चीज़ों के बारे में हम फटाफट क्विक रिवीजन करते हुए इनसे क्या क्या एमसीक्यूज आपके एग्जाम में बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या हैं, इन सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट बजट पे आते हैं। गवर्नमेंट बजट में थोड़ा सा पहले हम थोड़ी सी चीज़ें 5 मिनट में हम लोग गवर्नमेंट बजट क्या है इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीधा एमसीक्यूज पे आ जाएंगे। ठीक, अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है हमारी हर साल प्रत्येक वर्ष जो है अपने जो है वित्त का, फाइनेंस का लेखा जोखा रखने के लिए कितना रुपया कहाँ खर्चा करना है और कितना रुपया कहाँ से प्राप्त हुआ है, इन सब का एक डाटा बनाने के लिए, इन सब का एक लेखा जोखा रखने के लिए अपनी जो है विवरण प्रस्तुत करती है लोकसभा में। ये आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट बजट जो है साथियों 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारी रिसिप्ट होती है, और एक हमारी होती है एक्सपेंडिचर। ये आपने पढ़ा हुआ है, हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं। गवर्नमेंट बजट की जो प्राप्तियां होती हैं, रिसिप्ट होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी हो गई रिवेन्यू वाली, रिवेन्यू मतलब राजस्व की, और दूसरी हो गई कैपिटल की। कहोगे हाँ सर ठीक बात है। एक्सपेंडिचर भी ठीक उसी प्रकार से होती है। एक तो रिवेन्यू की और एक हमारी होती है कैपिटल की, पूंजी की। ठीक, ये आपके गवर्नमेंट बजट जो है 2 प्रकार से दिखती है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के रूप में। और रिसिप्ट भी 2 प्रकार से होती है, रिवेन्यू और जो है कैपिटल। और एक्सपेंडिचर भी रिवेन्यू और कैपिटल 2 प्रकार से होती है। ठीक, पहली बात राजस्व जो प्राप्ति होती है, ये रिसिप्ट का मतलब प्राप्ति हो गया, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च हो गया। राजस्व की जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति जो होती है 2 प्रकार से होती है, एक राजस्व के रूप में और एक पूंजी के रूप में। राजस्व की प्राप्ति क्या होती है, ये आपने पढ़ा होगा कि राजस्व सरकार की वो प्राप्तियां होती हैं जिन पे सरकार की कोई लाइबिलिटीज उत्पन्न नहीं होती है, मतलब सरकार को उस पर कुछ लौटाना नहीं होता है, और ना ही ये सरकार की एसेट्स को कम करती है। पहली बात। कैपिटल रिवेन्यू क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट हमारी जो होती है, कैपिटल रिसिप्ट जो हमारी होती है वो होती है, कैपिटल रिसिप्ट से संबंधित वो राशियां होती हैं, वो प्राप्तियां होती हैं, वो रिसिप्ट होती हैं जिन पे भी सरकार की कोई लाइबिलिटीज नहीं होती है, ना ही सरकार की कोई संपत्ति कम होती है। पहली बात। जो हमारी एक्सपेंडिचर होती है, ध्यान से समझना, जो हमारी सरकार की जो खर्च होती है, सरकार की खर्च में जो रिवेन्यू होती है, राजस्व होती है, सरकार की वो खर्च होती है जिनसे सरकार के ऊपर कोई भी क्या होती है, देयता उत्पन्न नहीं होती। सरकार के ऊपर कोई भी देयता या लाइबिलिटीज उत्पन्न नहीं होती है।
और ना ही सरकार की ये क्या करती है, सरकार की जो है किसी भी संपत्ति को कम करती है। सबसे पहली बात, संपत्ति को कम करती है, ये भी नहीं करती है। और अगर कैपिटल हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होती है ये सरकार की जो है देयता को क्या करती है, बढ़ाती है, या पूंजी को बढ़ाती है, पूंजी को एसेट्स को क्या करती है, एसेट्स को भी बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम रिसिप्ट की बात करते हैं कैपिटल की, उसी प्रकार से अगर हम रिसिप्ट की बात करते हैं, प्राप्तियां की बात करते हैं, तो प्राप्ति में मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट की जो बजट की प्राप्ति होती है ये सरकार की क्या करती है, ये राजस्व जो हमारी प्राप्ति होती है ये सरकार की जो है आय होती है, और ऐसी आय होती है जो सरकार की संपत्ति को क्या करती है, संपत्ति को जो है कम नहीं करती है, संपत्ति को जो है कम नहीं करती है, और ना ही सरकार के ऊपर कोई भी देयता को उत्पन्न करती है, कोई भी लाइबिलिटीज को उत्पन्न नहीं करती है, और ये जो है ये देयता को भी बढ़ाती है और संपत्ति को भी कम करती है। कहोगे सर जैसे अगर रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो रिवेन्यू जो हमारी प्राप्तियां होती हैं दो प्रकार से हो सकती हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। पहला हो गया हमारा टैक्स के रूप में, और दूसरा हमारा नॉन टैक्स के रूप में। कहोगे ठीक बात है सर, टैक्स के रूप में भी दो प्रकार से, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। कहोगे हाँ सर। और नॉन टैक्स में भी बहुत सारी चीजें हैं। डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स हो गया, ये सरकार की प्राप्तियां हैं, तो क्या इनकम टैक्स सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटीज उत्पन्न कर रहा है? नहीं। क्या इनकम टैक्स सरकार की कोई संपत्ति को बेच के आ रहा है? कहोगे नहीं सर। नॉन टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जीएसटी है, जीएसटी क्या सरकार की लायबिलिटीज बढ़ा रहा है? नहीं। जीएसटी क्या सरकार की संपत्ति बेच के आ रही है? नहीं भाई। तो ये रिवेन्यू हो गई। नॉन टैक्स राजस्व में जैसे सरकार अगर कोई शुल्क लगाई हुई है किसी पे, सरकार अगर कोई शुल्क लगाई हुई है वो हो सकती है उसकी रिवेन्यू। सरकार जो है किसी पे किसी भी जैसे कोई भी अपनी संपत्ति को या सरकार को जो है कोई ऐसे पैसा दी हुई है जिसपे वो उधारी पे जो ब्याज आ रहा है, ये सब सारी चीजें सरकार की नॉन टैक्स से संबंधित जो चीजें हैं जो सरकार की लायबिलिटीज को उत्पन्न नहीं करते और ना ही सरकार की देयता को बढ़ाते हैं, वो हमारी रिवेन्यू हो गई। कैपिटल, उसी प्रकार से कैपिटल होती है रिसिप्ट, उसी प्रकार से रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, और उसी प्रकार से जो है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये चार प्रकार से चीजें होती हैं, जिन चारों चीजों को आपको एकदम अच्छे से शायद आपने पढ़ा होगा। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो इसमें जैसे उधारी हो गया, जो उधारी जिसपे हमको ब्याज दर देना होता है वो हो गया पहली बात। दूसरी, अगर रिवेन्यू की बात करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जैसे सरकार जो पेंशन देती है, सरकार जो वेतन भत्ता देती है, ये सब सारी चीजें सरकार जो भी ऐसी मतलब कि खर्च कर रही है, सरकार की जो ऐसी एक्सपेंडिचर जो सरकार की किसी भी प्रकार की जो है उनकी एसेट्स को बढ़ा नहीं रही है, वो सारी हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहलाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया जैसे सड़क का निर्माण हो गया, पूंजी का फ्लाईओवर का निर्माण हो गया, ये सब सारी चीजें किसी भी स्टेट या यूटीज को जो ऋण देती है सरकार, इस पे जो ऋण देती है ये भी सरकार की एसेट्स में ही काउंट की जाएगी। तो ये सब सारी क्या हो जाएगी? ये सब सारे जो हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में देखे जाते हैं। तो ये चार चीजें आपको बजट में आपको आई होप पता ही होगा। एक दूसरा चीज जो है हमको पढ़ लेना है अच्छा, सबसे बड़ी बात ये बजट वाली चीजें हो गई। दूसरा चीज हमको ये जान लेना है कि आखिर में ये क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट। क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट जो हमारी होती है, राजकोषीय जो घाटा होती है, राजकोषीय घाटा का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। जो भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और जो भी हम लोगों ने व्यय किया है, इन दोनों का अंतर हमारा फिजिकल डेफिसिट कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात, हमको दूसरा और क्या समझ लेना है, दूसरा जो हमारा होता है फिजिकल डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा। अच्छा, राजकोषीय घाटा जो होती है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या हो सकता है? टोटल एक्सपेंडिचर में आपकी कैपिटल वाली भी, रेवेन्यू वाली भी हो सकती है और कैपिटल वाली भी एक्सपेंडिचर हो सकती है। टोटल रिसिप्ट में क्या हो सकती है? टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू वाली रिसिप्ट भी हो सकती है और कैपिटल वाली रिसिप्ट भी हो सकती है। लेकिन फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय जो घाटा होता है, इसमें जो कैपिटल रिसिप्ट में जो ब्याज, जो उधारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उधारी हम लोगों की कैसी रिसिप्ट होती है? कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो जो उधारी होती है इसको छोड़ करके जो भी हमारी रिसिप्ट होगी
उसमें से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, हमारी फिजिकल रिसिप्ट निकल के आ जाएगी, फिजिकल डेफिसिट निकल के आ जाएगी। ये आई होप सबको आपको पता ही होगा। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट को घटा देना। सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट को घटा देना, खर्च में से अपनी प्राप्ति को घटा देना। प्राप्ति वो भी कैपिटल रिसिप्ट में से जो हमारी उधारी वाली प्राप्ति है उसको नहीं जोड़ते हैं, उसको हटा करके जो भी हमको प्राप्त हुई है उसमें से खर्च को घटा देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? फिजिकल डिफिसिट निकल के आ जाएगी। अगर हम लोग प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं, एक हमारी होती है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा का मतलब होता है कि फिजिकल डेफिसिट में से राजकोषीय घाटा में से क्या निकाल देना है? ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी सरकार ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है इसको घटा देंगे अगर हम फिजिकल डेफिसिट में से, तो हमारी प्राइमरी डेफिसिट निकल के आ जाएगी। और तीसरा हम लोगों को एक पढ़ लेना है रिवेन्यू डेफिसिट। क्या पढ़ लेना है? रिवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा मतलब कि जो भी हम लोगों ने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, जो भी रिवेन्यू का एक्सपेंडिचर किया है इसमें से हमको घटा देना है रिवेन्यू का क्या? रिवेन्यू का रिसिप्ट, रिवेन्यू को जो हमने प्राप्त किया है, अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो हमारी रिवेन्यू डेफिसिट निकल के आ जाएगी। ये आप सबने पढ़ा होगा, तो बजट में मोटा मोटी हमको यही चीजें पढ़नी है। अब इससे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं एकदम फटाफट आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमको कथन को पढ़ना है और सही विकल्प को यहाँ पे चुनना है। पहला कथन क्या है कि सरकारी जो बजट है वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक विस्तृत आर्थिक विवरण है। गवर्नमेंट बजट इज ए डिटेल्ड इकोनॉमिक स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। जो गवर्नमेंट बजट होती है ये हमारी वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह के प्रथम दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा जो है लोकसभा में पेश की जाती है। तो ये वित्त मंत्री द्वारा विस्तृत आर्थिक विवरण है। कहोगे हाँ सर ठीक बात है। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन जो है आर्टिकल 112 में संविधान की गई है और वहां पे बजट शब्द ना लिख के वहां पे लिखा गया है आर्थिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा गया है? आर्थिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट लिखा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वहां पे बजट ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा गया है, वहां पे वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। ठीक, कहोगे हाँ सर ठीक बात है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करिए? गवर्नमेंट बजट कंसिस्ट फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सरकारी जो बजट होती है अगले वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय कार्यक्रम और नीतियां शामिल होती हैं। कहोगे हाँ सर ये दोनों बात सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों कथन सत्य है, इसलिए हमारा ए इज राइट आंसर। ठीक, तो आइए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बजट जो है वित्त मंत्री द्वारा पेश की जाती है और एक फाइनेंशियल प्रोग्राम होता है जो 1 साल की नीतियां इसमें बनाई जाती हैं। ठीक, कहोगे ठीक बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प को चुने। पहला क्या कर रहा है? रिकवरी ऑफ लोन्स इज ए नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। क्या कह रहा है? ध्यान से समझो कि ऋणों की जो वसूली होती है वो एक गैर ऋण सृजन पूंजी प्राप्ति है। मतलब कि जो ऋण आप वसूल रहे हो, देखो मैंने आपको क्या बताया कि आप अगर ऋण की वसूली कर रहे हो, जैसे कहोगे सर जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने जो है किसी भी यूटीज को या स्टेट को लोन दिया हुआ है, किसी भी यूटीज को या स्टेट को क्या दिया हुआ है? ऋण दिया हुआ है। कहोगे हाँ सर। अब यूटीज और स्टेट क्या करते हैं? समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करते हैं? ब्याज पहुंचाते रहते हैं। तो जो ऋणों की वसूली या ब्याज की जो वसूली है एक गैर ऋण सृजन पूंजी प्राप्ति है। कहोगे हाँ सर, जो ब्याज की वसूली कर रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई भी जो है डेब्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। रिकवरी ऑफ लोन्स इज ए नॉन डेब्ट क्रिएटिंग। ये कोई, अच्छा आपने किसी को ऋण दिया, आप उससे अपना वापस ले रहे हो पैसा, तो क्या आप पे उधारी क्रिएट कर रहा है वो? नहीं भाई, मैं अपना ही पैसा ले रहा हूं ना उससे, तो नॉन क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है। कहोगे हाँ सर ठीक बात है, ये नॉन क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है। रिकवरी ऑफ लोन्स कासेज ए रिडक्शन ऑफ एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ऋणों की वसूली से सरकार की संपत्तियों में कमी आती है? ऋणों की वसूली से सरकार की संपत्तियों में कमी आती है। ऋणों की वसूली से, ऋण की अगर आप वसूली कर रहे हो तो सरकार की संपत्तियों में क्या होगी? कमी आएगी। भाई अगर हम ऋण की वसूली कर रहे हैं, अगर हम किसी भी अपनी ऋण की वसूली कर रहे हैं तो इससे हमारी संपत्ति में कमी आएगी क्या? हमारी संपत्ति में कहाँ कमी? अगर हम ऋण देते किसी को तो हमारी संपत्ति में कमी आ सकती थी, लेकिन रिकवरी ऑफ लोन्स काजेज ए रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऋणों की वसूली से सरकार की संपत्तियों में कमी आती है,
तो बिल्कुल नहीं भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ऋण की वसूली यूटी से कर रही है, अपनी स्टेट से कर रही है, तो क्या इसके संपत्ति में कम हो रहा है? नहीं, संपत्ति इसकी कमी नहीं हो रही है। तो कथन 1 सही है और कथन 2 हमारा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ए इज हमारी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू पुअर पीपुल इज ए साइन ऑफ सोशल जस्टिस। क्या कर रहा है कि गरीब लोगों को जो एलपीजी कनेक्शन दी जाती है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, इनको जो एलपीजी कनेक्शन दी जाती है, इसका मुफ्त विवरण सामाजिक न्याय की निशानी है। ऊपर दिए गए बयान से सरकारी बजट का उद्देश्य पहचाने। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन करना, आय का समान वितरण करना, या सरकार के राजस्व में उतार चढ़ाव पैदा करना। तो अगर जो है गवर्नमेंट अगर किसी भी व्यक्ति को या गरीब वर्ग के लोगों को अगर फ्री में एलपीजी बांट रही है, तो इसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोगों में एक समान स्थिति उत्पन्न हो। एक समान स्थिति का मतलब है कि सभी लोग जो है समान रूप से स्टेबल हो, सभी लोगों के पास एक समान, जैसे अमीर लोगों के पास गैस है तो गरीब लोगों के पास भी गैस होनी चाहिए। उसका मकसद ये नहीं होता कि अच्छा गैस देने से आर्थिक विकास कैसे बढ़ेगा भाई, ये डायरेक्ट तो इसका कोई रिलेशन है नहीं, इनडायरेक्ट हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट तो ऐसा कोई संबंध नहीं दिख रहा है कि आपने अब गैस बांट दिया और आर्थिक विकास हो गया, ऐसा नहीं। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन गलत बात है भाई। सार्वजनिक उद्यमों का कैसे प्रबंधन गैस बांट के होगा? सरकार के राजस्व में उतार चढ़ाव पैदा करना, तो भाई इसका मकसद ये भी नहीं होता कि सरकार के राजस्व में उतार चढ़ाव पैदा करें। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आय के समान वितरण करना, क्रिएट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इनकम। ठीक, तो ये जो है एक दूसरे में समानता उत्पन्न हो, समाज में समान रूप से व्यवहार उत्पन्न हो, समानता उत्पन्न हो लोगों में, इसके लिए जो है गैसों का वितरण करती है, गरीब लोगों का कल्याण हो सके बेसिकली। तो ये हो गया तीसरा हमारा, तीसरा का सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज बारोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग। प्राइमरी डेफिसिट जो प्राथमिक घाटा होती है, सरकार की उधार लेने की जरूरतें हैं। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है। प्राइमरी जो डेफिसिट होती है, प्राथमिक जो घाटा होती है, प्राथमिक घाटा बराबर क्या होती है? प्राथमिक घाटा बराबर होती है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट मतलब राजकोषीय घाटा में से अगर हम ब्याज के भुगतान को घटा दें, इंटरेस्ट के पेमेंट को अगर हम घटा दें, जो भी सरकार इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है अगर हम इसको घटा देते हैं तो हमारी प्राइमरी डेफिसिट निकल के आती है। तो प्राइमरी डेफिसिट सरकार के उधार लेने की जरूरतें हैं ब्याज भुगतान के लिए, ब्याज भुगतान के अलावा सभी प्रकार के भुगतान या आरबीआई से लिए गए उधार का भुगतान। तो भाई जो सरकार प्राइमरी डेफिसिट जो होती है वो सरकार के प्राइमरी डेफिसिट इज बारोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो भी हमारी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। ब्याज भुगतान करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो भी हमारी फिजिकल डेफिसिट में से घटाएंगे तो जो भी हमारी निकल के आएगी उसको हम लोग प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। ठीक, चौथा का ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। पांचवा क्या है? विच वन ऑफ दीज इज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सरकार की रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब होता है राजस्व खर्च। राजस्व खर्च, राजस्व खर्च क्या होती है? राजस्व खर्च का मतलब होती है ये सरकार की ऐसी खर्च होती है, ये ना तो सरकार की क्या करती है, ये ना तो सरकार की संपत्ति को बढ़ाती है, ना ऐसे खर्च होती है ना तो संपत्ति को ये बढ़ाती है। सबसे पहली बात, ना तो ये सरकार की संपत्ति को बढ़ाती है, और दूसरी बात ना तो सरकार के ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज या देयता उत्पन्न करती है। ठीक, उत्पन्न करती है। दोनों चीज समझना है ध्यान से। तो जैसे 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 क्या हो जाएगा? जैसे अगर सरकार कोई सड़क निर्माण कर रही है, जैसे जैसे सरकार कोई जो है सबसे वो दे रही है, सरकार की संपत्ति को बढ़ाती है और ना ही जो है सरकार की देयता को उत्पन्न करती है। जैसे सड़क का निर्माण, जैसे फ्लाईओवर बना रही है, ये सब सारी चीजें जो है आपकी क्या हो जाएगी? सरकार की रेवेन्यू। विच वन ऑफ दीज इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार की जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, राज्य सरकार को दिया गया लोन। नहीं भाई, राज्य सरकार को अगर लोन देंगे तो इस पे हमको ब्याज मिलेगा। ये इसकी कैसी हो जाएगी? ये इसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगी। किसानों को दी गई सब्सिडी, किसान को जो दी गई सब्सिडी होती है ये भी सरकार की क्या होती है? सब्सिडी का मतलब होता है राजस्व। इनमें से कौन सरकार का रेवेन्यू खर्च है? ये भी सरकार की क्या होती है? राजस्व की खर्च होती है। भाई किसानों को सब्सिडी दे दिया गया तो किसानों से क्या उसको कोई भी लाइबिलिटीज मिल रहा है या किसान उसको बाद में क्या ब्याज देंगे? क्या कहोगे? नहीं सर, किसान उस पर
ब्याज नहीं देंगे, और ना ही किसान जो है कोई भी इस पे जो है सरकार की संपत्ति को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। ठीक, जमीन का अधिग्रहण कर रहा है सरकार। इसका मतलब कि आगे चल के सरकार क्या करेगी, इस जमीन का प्रयोग अपने कैपिटल के लिए करेगी, अपने पूंजी के लिए करेगी। तो ये भी इसकी कैसी हो जाएगी, कैपिटल जो है इसकी एक्सपेंडिचर हो जाएगी। ठीक, पहला हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण का मतलब हो गया कि ये सरकार की ऐसी खर्च है कि सरकार को ना तो इस पे कोई भी सरकार को ना तो इससे कोई भी क्या हो रही है, सरकार को इससे ब्याज की प्राप्ति हो रही है, और ना ही ये सरकार की क्या कर रही है, फ्लाईओवर का निर्माण से क्या हो रही है, सरकार की संपत्ति को बढ़ा रही है ना। हाँ, सरकार की संपत्ति को ये बढ़ा रही है। तो फ्लाईओवर का निर्माण भी हमारी कैसी निर्माण हो जाएगी, ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगी। तो किसानों को दी गई सब्सिडी जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ध्यान से समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि या तो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि वो सरकार की संपत्ति को बढ़ाती है, या सरकार की जो है क्या करती है, सरकार की ब्याज भुगतान क्रिएट करती है, लायबिलिटीज क्रिएट करती है कि भाई सरकार को अब उस पर ब्याज जो है मिलेगा या जाएगा। लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण क्या कर रही है, फ्लाईओवर बन रहा है तो सरकार की संपत्ति को ये बढ़ा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे के विपरीत अगर हम राजस्व खर्च की बात करते हैं तो राजस्व खर्च सरकार की संपत्ति को नहीं बढ़ाता है। जैसे ब्याज भुगतान, जैसे ये पेंशन जा रहा है, जैसे किसानों को सब्सिडी जा रहा है, भाई वो चला गया तो चला गया, इससे अब सरकार को कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, ना तो इससे सरकार को कोई भी रिटर्न की उम्मीद है। तो इसलिए हमारा जो है सी कैसा हो जाएगा, हमारा सी जो हो जाएगा राइट आंसर, सब्सिडीज गिवन टू फार्मर। ये सरकार की कैसी खर्च है, रिवेन्यू खर्च है। ठीक है, कहोगे ठीक बात है सर। फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, फिजिकल डेफिसिट मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल डेफिसिट बराबर क्या होती है, फिजिकल डेफिसिट बराबर जो भी टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल जो हमारी एक्सपेंडिचर मतलब कुल जो खर्च होती है, इसमें से हमको कुल जो रिसिप्ट होती है, कुल जो हमारी रिसिप्ट होती है उसको माइनस कर देना है। लेकिन रिसिप्ट में भी देखो एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार से, एक हमारी कैपिटल है और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रिसिप्ट भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक रिवेन्यू और एक कैपिटल। अब जो कैपिटल हमारी रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट में जो है इसमें से अगर हम उधारी कैसी रिसिप्ट होती है, उधारी हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है, क्योंकि उधारी पे हमको ब्याज चुकाना होता है, उधारी पे सरकार को ब्याज चुकाना होता है, इसलिए कैपिटल हमारी कैसी रिसिप्ट हो गई, कैसी प्राप्ति हो गई, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट हो गई। अगर हम जो भी हमारी प्राप्ति है उसमें से उधारी को हटा करके कुल खर्च में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, फिजिकल डेफिसिट निकल के आ जाएगी। तो फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होता है, ब्याज के भुगतान के, उधार और ब्याज के भुगतान के, उधार माइनस ब्याज के भुगतान के, या उधार और ब्याज के भुगतान दोनों के। देखो ध्यान समझो, राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट पेमेंट के या उधार और ब्याज के भुगतान के। जो भी इसमें से उधारी तो होता नहीं है भाई, ये तो होता नहीं है। उधार माइनस ब्याज भुगतान नहीं, ये भी नहीं है, उधार माइनस ब्याज भुगतान नहीं है। उधार और ब्याज भुगतान दोनों नहीं भाई, ये हमारा उधार इसमें होता ही नहीं है। उधारी को तो हम लोग क्या करते हैं, उधारी को हम लोग सबसे पहले निकाल देते हैं। तो मिला जुला के जो हमारी राजकोषीय घाटा होती है वो इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर होती है, जो हमारी ब्याज की भुगतान होती है इसके बराबर होती है, क्योंकि उधारी शब्द जहां भी रहेगा उसको हमको हटा देना है। उधार और ब्याज के भुगतान को नहीं, उधार तो होगा ही नहीं, उधार में से ब्याज के भुगतान को घटा देना है, बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट। उधार और ब्याज भुगतान दोनों नहीं भाई, ब्याज के भुगतान जो होगा यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट बजट क्या है, बजट क्या है तो मैंने आपको सिंपल सा बताया, बजट वित्तीय विवरण है, राजनीतिक कथन है, मौद्रिक विवरण है कि उपरोक्त सभी है। तो बजट जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 7 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हाँ सही बात है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, ये भी सही बात है। तो इसलिए हमारा जो 8 का सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ये हमारी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या होती है, प्रत्यक्ष कर क्या होती है, प्रत्यक्ष कर जो क्या होती है ध्यान समझो। एक्साइज ड्यूटी, इसमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है, एक्साइज ड्यूटी, कारपोरेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स। एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क, निगम कर, कारपोरेशन टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं भाई, ये हमारी इनडायरेक्ट टैक्स हो गई, सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स हो गई, एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स। जो कारपोरेशन टैक्स होती है, जो निगम कर होती है, ये डायरेक्ट किसी भी कंपनी पर लगाई जाती है और कंपनी पर लगा के डायरेक्ट जो है सरकार इसको वसूलती है, तो ये हमारी हो जाएगी डायरेक्ट टैक्स। डेफिसिट बजट रिफर्स टू सिचुएशन, डेफिसिट बजट क्या होती है,
देखो 3 प्रकार की बजट होती है। बजट जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला एक तो हो गया संतुलित बजट, दूसरा हो गया हमारा घाटे का बजट, दूसरा हमारा हो गया घाटे का बजट, और तीसरा हमारा हो गया आधिक्य का बजट। 3 प्रकार की जो है बजट होती है। ठीक, जो संतुलित बजट होती है, बैलेंस्ड बजट जो होती है, इसका मतलब हो गया कि जो भी हम लोग जो खर्च कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्सपेंडिचर है, वो हमारी प्राप्ति के क्या है, बराबर है। सिंपल सी बात है, जितना हमने खर्च किया उतना हमको प्राप्ति हुई। संतुलित बजट है, बैलेंस्ड बजट है। डिफिसिट बजट कब होती है, घाटे की बजट कब होती है? कोई व्यक्ति घाटा में कब जाएगा, जब उसकी खर्च ज्यादा होगी, बदले में उसकी प्राप्ति क्या होगी, कम होगी। ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, घाटे में हो जाएगा। आधिक्य का बजट कब होगा? आधिक्य का बजट कब होगा? जब किसी भी व्यक्ति का खर्च जो है वो कम होगा, उसकी जो प्राप्ति होगी वो ज्यादा होगी। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि घाटे का बजट किस स्थिति को पैदा करता है। घाटे का बजट का मतलब हो गया कि जो उसकी एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, बजट की एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है, बदले में बजट के रिसिप्ट के। तो ए इज हमारा राइट आंसर हो गया। दूसरा जो है हमारा ये सरप्लस बजट का ऑप्शन है, सरप्लस। और जो ये तीसरा है हमारा ये बैलेंस्ड बजट है। क्या है? बैलेंस्ड बजट। ये सिंपल सा कुछ चीजें हैं जो आपको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेट। अच्छा, यहाँ पे बजट के 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन जो बजट के थे यहाँ पे आपके पूरे हो गए। अब बजट से संबंधित कुछ भी चीजें हैं वो आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिएगा। यही चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब एक नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है, वो है FER का। FER का मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट का। फॉरेन एक्सचेंज रेट, FER। फॉरेन जो एक्सचेंज रेट होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, पहले फटाक से 2 मिनट हम लोग समझ लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट आखिर में होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है सिंपल सा कि अगर कोई भी किसी भी देश की जो करेंसी है, किसी भी देश की जो मुद्रा है, अगर उसी मुद्रा का किसी दूसरे देश की मुद्रा में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो बदले में उसका रेट या दर क्या होगा, इसी को हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब अगर भारत की रुपया को अगर हम विदेशी डॉलर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 रुपया बराबर कितना डॉलर होगा, या 1 डॉलर बराबर कितना रुपया होगा, इसी का निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है, इसी जो दर होती है उसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये सिंपल सा, आई होप आपको सबको पता होगा। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट से संबंधित क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ध्यान से समझना है कि एक्सचेंज रेट और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का क्या अर्थ होता है। मतलब कह रहा है, देखो 2 चीजें मैं आपको पढ़े होंगे, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जो डिमांड और सप्लाई पे, डिमांड एंड सप्लाई दोनों पे जो है फॉरेन एक्सचेंज हमारी डिपेंड करती है। दोनों पे जो है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिपेंड करती है, डिमांड पे भी डिपेंड करती है और सप्लाई पे भी डिपेंड करती है। ये बताया गया है कि डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज रेट इसके बीच जो है इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है, और सप्लाई के बीच जो है सीधा संबंध होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे ध्यान से समझो। अगर किसी भी मुद्रा की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, किसी भी मुद्रा की डिमांड अगर ज्यादा होगी, किसी भी मुद्रा की अगर डिमांड ज्यादा होगी, तो उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो घट जाएगा, उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट घट जाएगा। कैसे? जैसे भारत की रुपया की मुद्रा की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, भारत की रुपया की मुद्रा की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए तो भारत की रुपया क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। मजबूत होने का मतलब हो गया कि भारत की रुपया जो अभी $1.85 है वो $1.60 हो जाएगा। डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएगी। कम होने का सिंपल से यही लॉजिक होता है कि रुपया हमारी मजबूत हो रही है। अगर उसी प्रकार से अगर सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ने से अगर बहुत सारी मुद्रा को हम लोगों ने छोड़ दिया, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा रुपया हर जगह रुपया ही दिख रहा है, तो किसी भी चीज की अधिकता जो है उसकी कीमत को गिरा देती है। अगर रुपया की अधिकता होगी, रुपया का कीमत गिर गया। अब जब रुपया का कीमत गिरेगा तो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो $1.80 था अब $1.90 हो जाएगा, $1.100 हो जाएगा। रुपया की कीमत गिरेगी तो बढ़ता जाएगा। तो सप्लाई और एक्सचेंज रेट में सीधा संबंध होता है और डिमांड और एक्सचेंज रेट में इनवर्स रिलेशन होता है। ये दोनों आपको पढ़ाया गया होगा। तो विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की आपूर्ति के बीच क्या संबंध होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट। सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर किसी भी सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि FER भी हमारी क्या होगी, FER फॉरेन एक्सचेंज रेट भी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज। विदेशी विनिमय बाजार के क्या क्या कार्य हैं।
टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर एमॉन्ग कंट्रीज, देशों के बीच क्रय शक्ति का स्थानांतरण करना। टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के लिए ऋण प्रदान करना। फॉर हेजिंग फैसिलिटीज, जोखिम बचाए की सुविधाएं प्रदान करना, या ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। देखो विदेशी विनिमय बाजार जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है वो इन सब के कार्य फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ही कार्य कहलाते हैं। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कार्य होती है देशों के बीच क्रय शक्ति का स्थानांतरण भी करता है। टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर एमॉन्ग कंट्रीज, टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, टू हेजिंग फैसिलिटीज, ये तीनों जो है इसके कार्य होते हैं, इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डिप्रिसिएशन इन करेंसी मींस, डिप्रिसिएशन जो करेंसी की होती है वो क्या होती है? डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य में, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य में क्या, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी। जैसे मूल्य में कमी का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर $1 बराबर 70 रुपया था और अगर इसी को जो है $1 बराबर अगर 80 रुपया हो गया तो इसका मतलब कि रुपया हमारा क्या कर रहा है, रुपया हमारा डिप्रिसिएट कर रहा है, रुपया जो है हमारी कमी हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है। तो विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट जो होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। इसका ठीक उल्टा एक होता है एप्रिसिएशन। क्या होता है? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है रुपया में जो है मजबूती आना। ये रुपया का मतलब रुपया हमारी क्या हो रही है, गिर रही है, रुपया हमारी गिर रही है, रुपया हमारी जो है यहाँ पे कमजोर हो रही है, इसी को हम लोग रुपया का अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन का मतलब पहले $1 बराबर 70 रुपया था, अब $1 बराबर 80 रुपया हो गया, रुपया हमारी कमजोर हो रही है, रुपया हमारी गिर रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन क्या होती है? अप्रिसिएशन का मतलब हो गया जैसे $1 बराबर 90 रुपया है तो $1 बराबर 90 रुपया से ये घट के कितना हो जाए, 80 रुपया हो जाए, इसको कहेंगे कि एप्रिसिएशन। रुपया हमारी क्या हो रही है, रुपया में जो है मूल्य में वृद्धि हो रही है, ये रुपया के मूल्य में वृद्धि हो रही है, रुपया हमारी मजबूत हो रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन कहेंगे। तो 13 का जो 13 का जो ए होगा, ए इज राइट आंसर, 13 का ए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डिप्रिसिएशन इज इन डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू, घरेलू मुद्रा में अगर डिप्रिसिएशन हो रहा है तो निर्यात में वृद्धि होती है, आयात में वृद्धि होती है, दोनों होती है या नहीं होती है? देखो अगर घरेलू मुद्रा के मूल्य में अवमूल्यन होता है, ध्यान समझो, जैसे $1 बराबर 70 रुपया था, मान के चलो अब रुपए के मूल्य में क्या हो गई, अवमूल्यन हो गई या गिरावट हो गई। अवमूल्यन का मतलब हो गया, डिप्रिसिएशन का मतलब हो गया रुपए के मूल्य में गिरावट। गिरावट का मतलब रुपया हमारी क्या हो गई, कमजोर हो गई। रुपया हमारी कमजोर होगी तो इसका मतलब है कि अब $1 बराबर क्या हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। कहोगे हाँ सर ठीक बात है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या प्रभाव डालता है इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब जैसे अगर कोई भी निर्यातक है, कोई भी एक्सपोर्टर है, कोई भी एक्सपोर्टर है, कोई भी निर्यातक है, वो अगर पहले सामान बेच के $100 लेके आता था, पहले सामान जो बेचता था, ध्यान से समझना, पहले जो सामान बेचता था, मान के चलो वो सामान जो है $10 की थी, $10 की थी वो सामान, और उसको बेच के लेके आता था, तो पहले जो $10 की सामान बेचता था तो कितना उसको मिलता था, 700 रुपया मिलता था, 700 रुपया मिलता था। लेकिन रुपया के अवमूल्यन होने की वजह से वही $10 की सामान का उसको कितना मिल रहा है, अब 900 रुपया मिल रहा है। अब एक्सपोर्टर क्या होगा, एक्सपोर्टर जो है उत्साहित होगा भाई, एक्सपोर्टर को लगेगा भाई पहले $10 का सामान बेचते थे, 700 रुपया पाते थे, और अब वही $10 का सामान बेच के 900 रुपया पा रहे हैं, तो क्यों न जो है हम ज्यादा से ज्यादा सामान को बेचे। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर जो है उत्साहित होगा, और एक्सपोर्टर उत्साहित होने के बाद बहुत ज्यादा जो है सामान का उत्पादन करेगा और सामान को जो है निर्यात करना शुरू कर देगा। दूसरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो हमारी जो सामान है वो विदेशी मार्केट में मुद्रा के अवमूल्यन से सस्ती हो जाती हैं, सस्ती होती नहीं है, सस्ती दिखती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसलिए जो है उस वस्तु की डिमांड विदेशी मार्केटों में बढ़ जाती है और इससे हमारे जो है एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इससे हमारे निर्यात में वृद्धि हो जाती है। तो 14 का ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया रुपीज है डिप्रिसिएटेड इन टर्म्स ऑफ US डॉलर ड्यू टू, अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में भारतीय रुपए का अवमूल्यन होने का कारण क्या है, डॉलर की बढ़ती मांग, अमेरिकी डॉलर की कमी, भारतीय रुपया की अधिक आपूर्ति या भारतीय रुपए की कम मांग। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में जो है रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, रुपए का अवमूल्यन, रुपया के मूल्य को जो है, रुपया जो है लगातार गिर जा रही है, इसका मतलब कि डॉलर की बढ़ती मांग, डॉलर जो है डिमांड बहुत ज्यादा है, इससे जो है डॉलर की क्या, रुपए की क्या हो रही है, अवमूल्यन लगातार होती जा रही है। ठीक, ये चीजें आपने पढ़ा होगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज आल्सो नोन एज, देखो ध्यान से समझो, जो हमारी FER होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है, फॉरेन जो एक्सचेंज रेट होती है
वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब कि जिसको केंद्र सरकार आरबीआई, जिसने आरबीआई इसको तय कर देती है कि भैया $1 बराबर 90 रुपया होगा, ये फिक्स्ड है। अब ये ना तो ऊपर होगा ना तो नीचे होगा। एक तो पहला हो गया फिक्स्ड। दूसरा होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग का मतलब तैरती हुई, जिसमें उतार चढ़ाव किसकी वजह से होता है? मार्केट की वजह से या डिमांड सप्लाई की वजह से यहाँ पे होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? कभी 80 होगा, कभी 90 होगा, कभी 80 होगा, कभी 85 होगा, कभी 95 होगा, कभी 70 होगा। ऐसे ऐसे मार्केट की डिमांड की वजह से घटता बढ़ता रहता है। तीसरा जो होता है वो मैनेज्ड होता है। मैनेज्ड का मतलब नियंत्रित होती है। मैनेज्ड जो है एक्सचेंज रेट होती है। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट का मतलब जो है कि सारी चीजें जो है मार्केट पे छोड़ दी जाती है, सारी चीजें जो है मार्केट पे छोड़ दी जाती है, लेकिन जरूरत पड़ने पे केंद्रीय बैंक, जरूरत पड़ने पे जो है आरबीआई इसमें जो है हस्तक्षेप कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। फिक्स्ड वाले में कुछ नहीं, सीधा आरबीआई निर्धारित करेगी। फ्लोटिंग वाले में मार्केट निर्धारित करेगी, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जो मैनेज्ड जो एफईआर होती है, इसमें मार्केट के साथ साथ आरबीआई भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है जरूरत पड़ने पे तब। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज आल्सो नोन एज, इसी को जो है हम लोग फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल का मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है, ये उतार चढ़ाव, लचीली विनिमय दर होती है। ये तो कठोर हो गई, एकदम फिक्स्ड हो गई, ये लचीली हो गई और ये विनियंत्रित होती है। लचीली विनिमय दर का मतलब हो गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। पिक्ड वाला जो होती है, पिक्ड एक्सचेंज रेट को, इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये वाली जो है इसको हम लोग पिक्ड कहते हैं। ठीक, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्या है? ए राइज इन द एक्सचेंज रेट ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड। अगर डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा मार्केट में उतार चढ़ाव हो रही है एक्सचेंज रेट में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोटिंग या अभी पीछे हमने क्या पढ़ा? फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल, दोनों हम इसको कहते हैं। तो मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों के कारण विनिमय दर में वृद्धि को क्या कहा जाता है? अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज कह रही है। क्या कह रहा है यहाँ पे? डिवैल्यूएशन, डिप्रेसिएशन, अप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन। देखो, डिवैल्यूएशन का क्या होता है? रुपया में क्या होती है? यहाँ पे डिवैल्यूएशन में क्या होती है? रुपया में गिरावट होती है। ठीक, एप्रिसिएशन में क्या होती है? रुपया में क्या होती है? मूल्य वृद्धि होती है। रुपया हमारी क्या होती है? मजबूत होती है। दोनों चीजें ध्यान से समझना है। मूल्य ह्रास जो डिप्रेसिएशन होती है, इसमें भी रुपया में गिरावट होती है, इसमें भी जो है रुपया में गिरावट होती है। लेकिन ये जो गिरावट होती है, डिप्रेसिएशन जो होती है, ये जानबूझकर की जाती है। जानबूझकर मतलब इसको जो है आरबीआई द्वारा जानबूझ के रुपया का डिवैल्यूएशन किया जाता है, डिप्रेसिएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है यही जो जानबूझकर रुपए के मूल्य में वृद्धि की जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे रुपए के मूल्य में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी, उसको हम लोग रिवैल्यूएशन कहते हैं। जो डिवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन होती है, ये मार्केट की सप्लाई और डिमांड पे निर्धारित होती है। सप्लाई और डिमांड के द्वारा जो है रुपए के मूल्य में अगर वृद्धि या कमी हो रही है, या डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो रुपए के मूल्य में कमी या ज्यादा हो रही है, इसको हम लोग डिवैल्यूएशन या अप्रिसिएशन कहते हैं। तो विनिमय दर में वृद्धि को क्या कहेंगे? तो विनिमय दर में वृद्धि को हम लोग कहेंगे एप्रिसिएशन। ये मांग और आपूर्ति के द्वारा, ध्यान देना, अगर मांग एंड आपूर्ति के द्वारा होगी, बाजार की शक्तियों के कारण होगी, तो इसका मतलब है एप्रिसिएशन होगा या अप्रिसिएशन होगा या डिप्रेसिएशन होगा। अगर डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन की बात आ रही है, अवमूल्यन और मूल्यह्रास की बात आ रही है, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन की बात आ रही है, तो ये हमारी क्या होती है? ये जानबूझ के की जाती है। ठीक, और अगर डिप्रेसिएशन और अप्रिसिएशन, शायद यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान देना कि ये वाली चीजें जो डिप्रेसिएशन और एप्रिसिएशन है, ये डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय होती है। और डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन जो होती है, मतलब ए और डी जो है आपकी, ये जानबूझ के की जाती है। ये जो है आपकी जानबूझ के की जाती है। अगर जानबूझकर आरबीआई द्वारा जो है रेट को कम या ज्यादा किया जा रहा है, तो वो डिवैल्यूएशन होगा या रिवैल्यूएशन होगा। और डिप्रेसिएशन और एप्रिसिएशन जो होती है, वो मांग और आपूर्ति के कारण बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज किसके कारण मुद्रा की मांग के स्रोत हैं? करेंट ट्रांसफर ऑफ अब्रॉड, रेमिटेंस ऑफ एनआरआईज, बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो, विदेशी मुद्रा की मांग के मुख्य कारण होते हैं करेंट ट्रांसफर ऑफ अब्रॉड, विदेशों की चालू हस्तांतरण, मतलब कि हमको जो है विदेशों में क्या करना होता है? विदेशों में हमको पेमेंट करना होता है। इसके लिए जो है क्या करना है? करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड की वजह से हमको विदेशी मुद्रा की क्या होती है? मांग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज? रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से कारक आय, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की वजह से हमको क्या करनी पड़ती है, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति करनी पड़ती है। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड इंक्रीज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इन, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये जो है एक तरह से क्या करती है, देश में पूंजी को क्या करती है, देश में पूंजी को बढ़ाती है, देश में पूंजी को लाती है। अगर कोई विदेशी कंपनी, जैसे कोई भी विदेश की कंपनी है, जैसे जो है आपकी एलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला, और टेस्ला आके यहाँ पे महिंद्रा कंपनी में बहुत बड़ी एफडीआई करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे, तो ये देश में क्या करेगी, देश में जो है विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी मात्रा को लेके आएगी। मतलब डॉलर को क्या करेगा, ये डॉलर को हमारे देश में बढ़ाएगा। अगर डॉलर को बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या है, डॉलर को बढ़ाएगा, रुपया की अपेक्षा जो है डॉलर क्या हो रहा है, रुपया की अपेक्षा जो है डॉलर बढ़ रहा है। रुपया की अपेक्षा अगर डॉलर को बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि डॉलर क्या हो रहा है, रुपया हमारा क्या हो रहा है, रुपया हमारा मजबूत हो रहा है, रुपया हमारा मजबूत हो रहा है। तो विदेशी विनिमय दर में क्या होगा, विदेशी जो विनिमय दर होगी, रुपया जो मजबूत होगी हमारी, तो विदेशी विनिमय दर में क्या होगी, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा इसमें जो है गिरावट आएगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या होगी, गिरावट आएगी। जैसे रुपया अगर मजबूत होने का मतलब हो गया कि $1 बराबर पहले था 70 रुपया, बहुत सारा डॉलर हमारे यहाँ आ रहा है, डॉलर आने की वजह से जो है रुपया हमारी मजबूत होगी, रुपया मजबूत होने की वजह से अब $1 बराबर हो गया 60 रुपया। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या हो रही है, देखो ये ध्यान मत दे, ये आप ध्यान देना कि अगर 70 से 60 हो रही है तो ये मत सोचना कि रुपया गिर रही है। 70 से 60 होने का मतलब रुपया हमारी मजबूत हो रही है, और अगर 70 से 80 या 90 होता है तो रुपया हमारी गिर रही है। ठीक है, तो रुपया हमारी क्या होगी, यहाँ पे मजबूत होगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं एफडीआई के आने की वजह से। यदि डॉलर का बाजार मूल्य 60 से बदलकर 75 हो जाए तो इसके परिणाम क्या होंगे। बाजार मूल्य जैसे $1 बराबर कितना था, 60, अब ये $1 बराबर कितना हो गया, 75 रुपया हो गया। तो कह रहा है इसके परिणाम क्या होंगे, क्या होंगे, घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होगा। देखो घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी, घरेलू मुद्रा के मूल्य में अवमूल्यन होगा। आयात में वृद्धि होगी कि निर्यात में वृद्धि होगी। मैंने आपको बताया कि रुपया जैसे ही गिरती है इसका मतलब कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो क्या होता है, बढ़ता है। एक्सपोर्ट अभी हमने पीछे समझा ना, एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो ये तो सही है, निर्यात में वृद्धि होगी। दूसरा, घरेलू मुद्रा की यहाँ पे मूल्य वृद्धि हो रही है कि मूल्य में कमी हो रही है, भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुद्रा की मूल्य क्या हो रही है, गिर रही है, तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। तो 3 और 4, ये दूसरा और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4, 2 और 4 दोनों, ये हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्या है, घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। घरेलू मुद्रा की अगर मूल्य वृद्धि हो रही है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। $1 खरीदने के लिए कम रुपए की आवश्यकता होती है, ध्यान से समझना। अगर रुपए की मूल्य में वृद्धि हो रही है, क्या कह रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्पेक्ट टू एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब हो रहा है कि पहले जो $1 बराबर 70 रुपया था, अब ये $1 बराबर कितना हो रहा है, 60 रुपया हो गया है। एप्रिसिएशन हो रहा है ना, मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो $1 खरीदने के लिए अब कम रुपए की आवश्यकता होती है। भाई पहले $1 को खरीदने के लिए 70 रुपया देना पड़ता था, अब $1 खरीदने के लिए हमको 60 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारी जो है संभावना हो सकती है। आयात की बढ़ने की संभावना होती है, आयात की बढ़ने की संभावना होती है, निर्यात बढ़ने की संभावना होती है, या ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी होती है। तो लेस रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाई $1। अब हमको जो है क्या करना पड़ेगा, घरेलू मुद्रा के अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो हमको अब डॉलर को खरीदने के लिए कम जो है पैसे, कम जो है रुपया को व्यय करना पड़ेगा। ठीक, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ राइज इन द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अन्य बातें समान रहने पर विदेशी मुद्रा के बाजार मूल्य में वृद्धि देश की राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव डालेगी। अगर सभी बातें समान हैं तो विदेशी मुद्रा के बाजार मूल्य में वृद्धि, विदेशी जो मुद्रा है अगर इसके बाजार मूल्य में वृद्धि हो रही है तो देश की राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव डालेगी। तो देश की अगर विदेशी मुद्रा के बाजार मूल्य में वृद्धि हो रही है, मतलब अगर डॉलर के मार्केट वैल्यू में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी राष्ट्रीय आय जो है फॉल करने की संभावना है, घटने की संभावना है। ठीक हो गया, ठीक बात है सर।
किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक वर्ष के दौरान हुए आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित अभिलेख कहलाता है। अब यहाँ से जो है एक नया चैप्टर शुरू होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो चीजें हो गई, FER और दूसरा हो गया हमारा क्या, एक बजट, गवर्नमेंट बजट, और FER फॉरेन एक्सचेंज रेट, दो चीजें हमने पढ़ लिया है। तीसरा जो हमारा मुख्य जो आज हम लोग इसकी चर्चा में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है ब्याज, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन का अर्थ क्या होता है? भुगतान संतुलन का अर्थ होता है कि किसी भी एक देश द्वारा, जैसे भारत देश है, किसी भी एक देश द्वारा विश्व के अन्य देशों में किया गया कोई भी भुगतान, वो कैसा होना चाहिए? वित्त का, फाइनेंस का, अगर कोई भी वित्त का अगर कोई भी भुगतान हो रहा है, मतलब अगर विश्व के किसी भी देश से अगर भारत में पैसा आ रहा है तो वो भी, और अगर विश्व के किसी देश में भारत से अगर पैसा जा रहा है तो भी, इन सब का जो लेखा जोखा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट और डेबिट जो होती है, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, अगर भारत में कहीं से भी पैसा आ रहा है, अगर पैसा आ रहा है, पैसा का मतलब वित्त का अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। अगर पैसा जा रहा है कहीं से भी, भारत में अगर पैसा कहीं भी जा रहा है, अगर पैसा जा रहा है भारत देश से, तो भारत की क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? अगर हम निर्यात कर रहे हैं, निर्यात करेंगे, अगर हम सामान को बेचेंगे, बदले में हम वहां से पैसा लेके आएंगे, एक्सपोर्ट करने से हमारी करेंसी क्या होगी? डॉलर जो है हमारे देश में आएगी, तो ये देश की क्रेडिट हो जाएगी। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट का मतलब अगर हम सामान को खरीद रहे हैं, तो सामान तो हमारे देश में आ रहा है, लेकिन पैसा जो है विदेशों में जा रहा है, तो जो इंपोर्ट होती है वो हमारे देश की क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो अगर वित्त का कहीं से भी अगर हमारे देश में आ रहा है, अगर इंपोर्ट का मतलब कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के द्वारा वित्त का अगर आ या जा रहा है, तो ये सभी कुछ जो है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखे जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को लिखने के लिए दो प्रकार के खातों को यूज किया जाता है। एक तो हो गया चालू खाता, करेंट अकाउंट, और दूसरा होता है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। दोनों चीजें यहाँ पे आपको समझनी है। एक हो गया करेंट अकाउंट, चालू खाता, एक हो गया हमारी कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। चालू खाता क्या होती है, ध्यान समझना। चालू खाता में क्या क्या शामिल होती है, ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि चालू खाता में जो है गुड्स का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, गुड्स का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, ये दोनों इसमें शामिल होती हैं, गुड्स का। दूसरा, सर्विस का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, अगर सर्विस का कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा तो वो भी इसमें लिखा जाएगा करेंट अकाउंट में। कहाँ लिखा जाएगा? करेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। और तीसरा जो है वन साइडेड ट्रांसफर का मतलब एक तरफा जो भुगतान हो रहा है, इसको भी हम लोग किसमें लिखते हैं? करेंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया अगर कहीं से भी पूंजी यहाँ पे आ रही है या कहीं से भी पूंजी हमारे देश से बाहर जा रही है, जैसे FDI हो गया, अगर कहीं से निवेश हमारे यहाँ आ रहा है, FPI हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब आपने पढ़ा होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो है अगर कहीं से आप उधारी लेके आ रहे हो, अगर कहीं से आप उधारी लेके आ रहे हो, ये सब आपकी कैसी है? ये सब आपकी कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी। ये क्या करती है? ये मिला जुला के आपकी जो है पैसे को, जहां पे करेंट अकाउंट का मतलब, चालू खाता का मतलब वे खाते से होती है जहां पे जो है गुड्स एंड सर्विस के साथ साथ वन साइडेड ट्रांसफर की चीजें लिखी जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? करेंट अकाउंट। और पूंजी अकाउंट के संबंधित जहां पे भी पैसे का निवेश होता है, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता के रूप में जानते हैं। और इन्हीं दोनों खाते से मिलकर हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का निर्माण होता है। पहली बात, गुड्स अकाउंट में क्या होती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जहां पे वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, उसको हम लोग गुड्स अकाउंट के तहत समझते हैं। जहां पे वस्तु खरीदी गई, उसको लिख लिया कि हाँ भाई 1 लाख करोड़ का वस्तु खरीदा गया है, 2 लाख करोड़ का वस्तु बेचा गया है। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विस गुड्स का हो रहा है, वस्तु का हो रहा है, उसको हम लोग करेंट अकाउंट में लिखेंगे। सर्विस का मतलब जहां पे हम लोग सर्विस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी जैसे IT सेक्टर पूरी सर्विस सेक्टर है, सर्विस का हम लोग बहुत बड़े मात्रा में एक्सपोर्टर हैं, बहुत बड़े मात्रा में हम लोग निर्यातक हैं। तो सर्विस को हम लोग बेच रहे हैं, तो सर्विस का एक्सपोर्ट भी करते हैं, बदले में सर्विस हम दूसरे देशों से लेते भी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कितनी की ली गई है, कितने की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गई है, ये सारी चीज़ें भी करेंट अकाउंट में लिखी जाती है। और वन साइडेड ट्रांसफर का मतलब जैसे कोई भी गिफ्ट मिल रहा है विदेशों से, कोई उपहार अनुदान मिल रहा है, या रेमिटेंसेस जो विदेशों में बैठे व्यक्ति कमाने गए वहां से हमारे देश में भेज रहे हैं, इसको हमको लौटाना नहीं है ना, इसको हमको चुकाना नहीं है ना,
वो आ गया तो आ गया, इसलिए ये वन साइडेड ट्रांसफर कहलाती है और ये भी हमारे करेंट अकाउंट का पार्ट होती है। ये चीज़ें आप समझ में आ रही होगी। गुड्स अकाउंट का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अंतर होता है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग विजिबल अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि वस्तु जो है हमको दिखती है, सर्विस जो है इनविजिबल कहती है। ये अदृश्य खाता भी इसको हम लोग कहते हैं। अदृश्य खाता का मतलब क्या होता है? ये हमको दिखती नहीं है भाई, सर्विस आ रही है जा रही है, हमको दिखती नहीं है। गुड्स अकाउंट जो है ये बंदरगाह पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, बंदरगाह पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन क्या सर्विस को रिकॉर्ड किया जाएगा? सर्विस को जो है बिल्कुल बंदरगाह पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो भाई वो बाकायदा शिप के द्वारा बाकायदा जो है बंदरगाहों से होते हुए हमारे देश में आएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का है तो गुड्स में आएगा। अगर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है तो क्या वो बंदरगाह पे होके जाएगा? भाई नहीं भाई, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है वो बना के अगर हम किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं तो ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती है। ठीक, वन साइडेड ट्रांसफर में आप समझ ही रहे हो। एफडीआई, एफपीआई, पोर्टफोलियो उधारी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया गया होगा, ये सब सारी चीज़ें आपने समझी होगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इतनी सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। क्या कह रहा है? किसी देश के निवासी, किसी एक देश के निवासी द्वारा विश्व के किसी भी देश के और जो आर्थिक लेन देन हो रहा है, इनके बीच को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। ये आप सबको पता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात को क्या कहा जाता है? अगर हम गुड्स के क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? तो मैंने अभी आपको बताया, इसको जो है विजिबल अकाउंट भी कहते हैं, या विजिबल मार्केट भी, विजिबल ट्रेड भी कहते हैं, विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। इसको हम लोग दृश्य व्यापार भी कहते हैं। अदृश्य व्यापार जो है इसको हम लोग सर्विस सेक्टर, सर्विस जो हमारी सर्विस जो अकाउंट है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सर्विस अकाउंट या अदृश्य व्यापार के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो वस्तु के निर्यात और आयात को क्या कहा जाता है? विजिबल ट्रेड। ठीक, विजिबल ट्रेड, दृश्य बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड बाय, व्यापार संतुलन। अभी मैंने आपको क्या बताया कि व्यापार जो संतुलन का मतलब हो गया कि ये जो गुड्स का जो अंतर हो गया, गुड्स का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो अंतर होती है, इसी को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हो गया? ध्यान से समझना। यहाँ से व्यापार संतुलन को मापा जाता है वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर, सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर, पूंजी के आयात और निर्यात के बीच अंतर, कुल निर्यात और कुल आयात के बीच अंतर। ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट और गुड्स के इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? डिसइक्विलिब्रियम ऑफ इनबैलेंस। अगर भुगतान संतुलन में असंतुलन का अर्थ है, भुगतान संतुलन में असंतुलन का अर्थ क्या हो गया? देखो, तीन प्रकार से ये भी बीओपी हमारी होती है, तीन प्रकार से हमारी बीओपी हो सकती है। एक तो बैलेंस्ड होगी, एक तो बैलेंस्ड होगी, एक सरप्लस होगी, सरप्लस के साथ साथ दूसरा हमारा डिफिसिट होगी। डिफिसिट का मतलब हो जाएगा घाटे की बजट, डिफिसिट हो जाएगी घाटे का बजट, घाटे की बीओपी। देखो, बैलेंस बीओपी का मतलब हो गया कि जितना हम लोगों के यहाँ क्रेडिट हो रहा है उतना ही डेबिट हो रहा है। अगर क्रेडिट और डेबिट दोनों के बराबर है तो ये बैलेंस्ड बीओपी है। सरप्लस का मतलब हो गया जितना क्रेडिट हो रहा है वो ज्यादा है बदले में जो डेबिट हो रहा है, मतलब जितनी पूंजी हमारे देश में आ रही है वो ज्यादा है बदले में जितनी पूंजी हमारे देश से जा रही है। डिफिसिट का मतलब हो गया कि जो डेबिट हो गया वो ज्यादा हो गया क्रेडिट से। ठीक, तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। असंतुलन का अर्थ क्या हो गया? असंतुलन, इन दोनों अवस्था में असंतुलन होगी, इन दोनों अवस्था में ये क्या होगी? असंतुलन ही तो है ना। अगर वो कम है तो भी असंतुलन है, अगर वो ज्यादा है तो भी असंतुलन है। तो अगर भुगतान संतुलन में सरप्लस है तो भी वो असंतुलन है, डिफिसिट है तो भी असंतुलन है, इसलिए हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? बीओटी कैन बी, बीओटी हो सकता है अधिशेष में, घाटा में, संतुलन में, सभी में। भाई बीओटी किसी में भी हो सकता है। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, अगर इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से तो ये डिफिसिट हो जाएगी, घाटे की हो जाएगी। अगर इंपोर्ट जो है कम है एक्सपोर्ट से तो ये सरप्लस हो जाएगी। कहोगे हाँ सर ठीक बात है। और अगर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बराबर हो जाए तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये तीनों हो सकती है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट, विजिबल जो एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट्स, जो विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट्स के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ये कई बार हमने पढ़ लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? भुगतान संतुलन के घटक कौन कौन से हैं? बीओपी के घटक कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि बीओपी दो प्रकार के खातों से मिलकर बना हुआ है। एक तो हो गया हमारा करेंट अकाउंट,
करेंट अकाउंट, और दूसरा हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। दोनों प्रकार के खातों से ये मिलके बना हुआ है। तो ये कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों प्रकार के खातों से मिलके बना हुआ है। करेंट अकाउंट की बात करेगा तो ये 3 प्रकार से बना हुआ है। एक तो गुड्स अकाउंट, और दूसरा हमारा सर्विस अकाउंट, और वन साइडेड ट्रांसफर। ये तीनों से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि मैंने अभी पीछे चर्चा किया हुआ है। करंट अकाउंट में शामिल क्या क्या मदे हैं, देखो अभी वही क्वेश्चन आ गया कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो करंट अकाउंट जो है हमारी 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक तो गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक सर्विस का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और जो दूसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर या वन साइडेड ट्रांसफर, जो एक तरफा भुगतान होती है, इससे भी मिलके बना हुआ है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स बिल्कुल सही है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिल्कुल सही है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक पक्षीय अंतरण की प्राप्तियां और भुगतान, ये भी सही है। तो इसलिए हमारी जो डी है राइट आंसर हो जाएगी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट शोइंग ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज। खातों का वह विवरण जो किसी देश के निवासी और शेष विश्व के बीच हुए आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित अभिलेख दर्शाता है, इसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, BOP कहते हैं। ये तो बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कह रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द इनविजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, मतलब सर्विस वाली बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर द डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय कंट्री, all receipts and payments by foreign exchange by country. Balance of payment is a stock concept, balance of payment is a flow concept. तो भाई देखो वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस की बात नहीं करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सर्विस के साथ साथ गुड्स की भी बात करता है। तो इसलिए हमारा ये तो गलत बात है। ये ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की बात करेगा फॉरेन एक्सचेंज बाय कंट्री, इसलिए ये हमारी बी जो है हमारी दूसरा ऑप्शन सही होगा। स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सिंपल सा अंतर बताया था। स्टॉक और फ्लो में स्टॉक का मतलब होता है कि जो तत्काल बात करती है कि भाई बताओ अभी वर्तमान में तुरंत बताओ कि उसके पास कितना पैसा है, तुरंत की तुरंत बताओ कि BOP कितना है। भाई तुरंत तो नहीं होता है। फ्लो का मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित जो है टाइम पीरियड की बात करता है, समय अवधि की बात करता है। ये 1 साल, 1 दिन, 4 साल, 2 दिन, 4 दिन, ये सब की बात करता है। तो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है वो एक निश्चित समय में होती है। एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय अवधि में एक देश का दूसरे देश के भुगतान को निकाला जाता है। तो इसलिए ये कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो ये भी सही है। तो 2 और 4 जहां पे होगा 2 and 4 इज ए राइट आंसर, इसलिए बी हमारी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां BOP खाते के किसमें और विदेशी मुद्रा के भुगतान को मैंने आपको बताया। अगर वो प्राप्ति हो रही है, तो इसका मतलब वो क्रेडिट में दिखेगा। अगर वो मतलब कि भुगतान हो रही है, अगर वो देश से बाहर जा रही है, अगर भुगतान हो रही है तो वो डेबिट में दिखेगा। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, नेक्स्ट, BOP में अधिशेष तब होता है, सरप्लस कब होता है। सरप्लस तभी होती है जब हमारी क्रेडिट क्या होती है, ज्यादा होती है डेबिट से। अगर हमारी क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो सरप्लस में होगी। विदेशी मुद्रा की जो प्राप्तियां हैं विदेशी मुद्रा के भुगतान के बराबर हो, नहीं, अगर ये बराबर होगी तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक, अगर विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां विदेशी मुद्रा के भुगतान से अधिक हैं, अगर प्राप्तियां अधिक हैं ये डेबिट से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगी। ये हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। विदेशी मुद्रा के भुगतान से कम है, अगर क्रेडिट जो है अगर कम है डेबिट से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, डेफिसिट हो जाएगी, घाटे की हो जाएगी। तो इसलिए हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। वस्तुओं के निर्यात और आयात को क्या कहा जाता है, वस्तुओं के आयात और निर्यात को जो है दृश्य व्यापार भी कहा जाता है, विजिबल ट्रेड भी कहा जाता है। ठीक, और सेवाओं के आयात और निर्यात को इनविजिबल ट्रेड भी कहा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, व्यापार संतुलन किनके बीच के अंतर को दर्शाता है। तो ये आप सबको मैंने कई बार बता दिया कि दृश्य मदों के निर्यात और आयात के बीच के अंतर को ये दर्शाता है। ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है,
अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन और दोज ट्रांजेक्शन। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है कि जो समायोजित करती हो, जो मतलब कि जो कमी है उसको पूरा करती हो या जो अधिक है उसको निकालती हो, उसी को हम लोग एकोमोडेट कहते हैं। आर डिपेंडेंट आर अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है। आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, बिल्कुल सही बात है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन जो वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो अगर कहीं पे भी अगर कमी है तो उसको पूरा करे या कहीं पे ज़्यादा है तो उसको निकाले, ठीक। लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज आर द ऑफिशियल रिजर्व विथ आरबीआई, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया विदेशी निवेश भारत के भुगतान संतुलन खाते में दर्ज किया जाएगा। अगर भारतीय कोई कंपनी, मान के चलो कि रिलायंस है, मान के चलो रिलायंस या जियो है, जियो ही मान लो, अगर जियो कोई कंपनी है, अगर विदेशों में अमेरिका में अगर वो निवेश कर रही है, तो इसका मतलब है कि भारत से पैसा कहाँ जा रहा है, अमेरिका में। भारत से जो पैसा कहाँ जा रहा है, भारत से पैसा अमेरिका में जा रहा है, तो ये भारत से पैसा अगर अमेरिका में जा रहा है तो ये डेबिट होगा ना भाई। तो डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, ये चालू खाते की डेबिट पक्ष, चालू खाते, अच्छा पैसा की बात है, तो पैसा अगर जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये करेंट अकाउंट में तो नहीं लिखा जाएगा, ये किस में लिखा जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट की चीज होगी। किस में होगी, कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट या डेबिट में, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ये चीजें लिखी जाएगी, तो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में ये चीजें लिखी जाएगी। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट आर अनदर ट्रांजेक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एज कॉल्ड, भुगतान संतुलन खाते में अन्य लेन देन पर निर्भर विदेशी मुद्रा लेन देन कहलाते हैं। चालू खाता लेन देन, पूंजी खाता लेन देन, स्वायत्त लेन देन या एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो हम लोग विदेशों को ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट ऑन अदर ट्रांजेक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर कॉल्ड। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज अगर विदेशों से हम प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट किस में हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है पूंजी खाते में लेन देन के हिसाब से। भुगतान संतुलन खाते में अगर विदेशों से अगर हम लेन देन पर निर्भर विदेशी मुद्रा लेन देन क्या कहलाती है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो विदेशों में मतलब कि पूंजी खाता में जो लेन देन होता है वही कहलाती है, ठीक। चालू खाता निम्नलिखित संबंधित किसके लेन देन को दर्ज करता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, बिल्कुल सही बात। एक पक्षीय हस्तांतरण, बिल्कुल सही बात। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, निवेश से आय, और विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं भाई, इससे नहीं होती है। तो ये दो होती है, एक और दो कहाँ पे है, एक और दो, इसका मतलब ए इज राइट आंसर। ये कैपिटल अकाउंट की बात करता है, तो कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया कि तीन चीजें होती हैं कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन सी, कैपिटल अकाउंट में तीन चीजें होती हैं। पहला तो हो गया आपका गुड्स एंड सर्विस, गुड्स अकाउंट, दूसरा हो गया सर्विस अकाउंट, और यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक पक्षीय हस्तांतरण, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। एनआरआई रेमिटीज टू देयर फैमिलीज आर रिकॉर्डेड इन, अगर कोई एनआरआई भेज रहा है पैसा तो वो कहाँ होगा, वो एक पक्षीय हस्तांतरण में, यूनिलेटरल ट्रांसफर में शामिल होगा। अगर कोई एनआरआई जो पैसा विदेशों में कमा रहा है यहाँ भेज रहा है तो कैपिटल अकाउंट के एक पक्षीय हस्तांतरण में शामिल होती है। तो एक क्रेडिट होता है, हमारे देश में पैसा आ रहा है ना, क्रेडिट होता है किसमें, करंट अकाउंट में, इसलिए बी हमारी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। लास्ट जो है एनआरआई द्वारा अपने परिवारजनों को भेजी गई प्रेषण राशि कहाँ दर्ज की जाती है, वही है क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, चालू खाते की क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको तीन चैप्टर मैंने यहाँ पे तेजी से कवर किया है। वो तीन चैप्टर आपके थे गवर्नमेंट बजट के, फिर दूसरा चैप्टर था एफईआर फॉरेन एक्सचेंज रेट के, और तीसरा चैप्टर था बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के। ये तीन चैप्टर आई होप जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जामों में, उस पर हमने बखूबी यहाँ पे बहुत अच्छे से चर्चा किया है। तो इसको आप लोग देखिएगा, एक बार रिविजन कीजिएगा, पढ़िएगा, और उसके बाद अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग और भी अच्छे टॉपिकों के साथ, मतलब जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उस टॉपिकों के साथ मौजूद होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।